नमस्कार। द हिडन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम इतिहास के उन पहलुओं के बारे में बात करेंगे जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने या तो छिपा दिया या भुला दिया या फिर उसे देश के सामने गलत तरीके से पेश किया। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रवादी थिंकर उदय मोहरकर जी हैं। इन्होंने 23 साल तक सावरकर के ऊपर अध्ययन किया है और इनका दावा है कि हिंदुस्तान जिस परिस्थिति में भी गुजर रहा है, जिस तरह के नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म का जो डिबेट हो रहा है, उसमें सावरकर का एक मुख्य रोल होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से इतिहासकारों ने सावरकर को एक विवादित कैरेक्टर बना करके हिंदुस्तान के सामने पेश किया है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सावरकर को लेकर के इतना विवाद क्यों है और आज इनका रेलेवेंस क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि सावरकर आज भी रेलेवेंट हैं, जबकि इतिहासकार तो उन्हें एक इस तरह से पेंट करते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी या उनकी जो विचारधारा है, उनका जो नेशनलिज्म है, बड़ा ही दकियानुसी है, मतलब बहुत ही नैरो है। और इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपने उनके ऊपर इतना रिसर्च किया है। क्या खासियत है सावरकर के विचारों में जिसके लिए आप कहते हैं दावे के साथ कि वो आज भी रेलेवेंट है? देखिए, आज अगर कोई नेता रिलेवेंट है, भारत को 2 चुनौतियां मिल रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, इंटरनल सिक्योरिटी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई क्या आइडियोलॉजी और कोई नेता अगर रिलेवेंट है तो वो है विनायक दामोदर सावरकर। क्यों? कारण देखिए, उन पे जो डिबेट होती है उसके अंदर हमेशा सावरकर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे ऐसा कह के उनको डिफेंड किया जाता है। असल में सावरकर क्रांतिकारी का कोई खास रिलेवेंस नहीं है। अब रिलेवेंस है सावरकर द थिंकर का। ओके। सावरकर द विजनरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ओके। तो सावरकर ने जो 70 साल में जो चुनौतियां आई देश को और जहां कई जगह देश को मार खाना पड़ा, उन सभी चुनौतियों की भविष्यवाणियां वीर सावरकर ने आज से 80 साल पहले कर दी थी। रियली? और भारत का पार्टीशन और पाकिस्तान का जन्म, उसकी भी भविष्यवाणी सावरकर करने वाले एकमात्र नेता थे। 1937 और 1944 के बीच में कई बार उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण अगर करोगे तो उसके खराब अंजाम भारत को फेस करने पड़ेंगे। और 1940 के अंदर तो उन्होंने स्पष्ट भविष्यवाणी की। जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया तो उस टाइम पे उन्होंने स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे आगे बढ़ती जा रही है, उसके बाद मुझे लगता है कि भारत के विभाजन को टाल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो अभी जो एक विवाद चल रहा है नेशनलिज्म का, तो ये जो हिंदुस्तान में कुछ लोग हिंदुस्तान आइडिया ऑफ इंडिया को अलग ढंग से वो इंटरप्रेट करते हैं, समझाते हैं, और नेशनलिज्म को भी एक अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो लोग। सावरकर के नेशनलिज्म में क्या खासियत है? देखिए, एक जो कहा जाता है कि सावरकर के नेशनलिज्म के अंदर, सावरकर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर जगह थी तो सेकेंड क्लास सिटीजन की थी। हाँ। ये सब एक दुष्प्रचार है। 4 उसके दाखले हैं। ओके। एक, सावरकर का हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो। उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो बनाया था 1930 के दशक में। ओके। जिसको वो मरते दम तक कटिबद्ध रहे। ओके। उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज की जो पूजा अर्चना है, उनका संकेत मुसलमानों और क्रिश्चियनों की तरफ है, उसमें कोई बाधा डालता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी कि वो अपनी पूजा अर्चना कर पाए। लेकिन साथ में एक वार्निंग देते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे, रिलीजियस माइनॉरिटिज्म के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अच्छा। और यही भारत की स्टोरी है गए 100 साल की। आप देखें कि जो मुख्य कारण था भारत के विभाजन का, वो था मुस्लिम तुष्टीकरण। सावरकर जब 1937 में जब पूर्ण रूप से पॉलिटिक्स में आए तो उनके सामने ऑप्शन था, वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे
और कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता भी दिया, क्या आप कांग्रेस में ज्वाइन आप कांग्रेस ज्वाइन करें। उन्होंने कहा, उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस का ये मानना कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर आज़ादी मिलना नामुमकिन है, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुसलमान नेता जो हैं वो इसका उपयोग करके मुसलमानों के लिए स्पेशल कंसेशन ले रहे हैं हिंदू हकों का हनन करके। अच्छा, और भारत के अंदर हिंदू हकों का हनन करके कोई भी जाति को स्पेशल कंसेशन देना यह देश के साथ धोखाधड़ी है। और ये इस तरह की बातें अंबेडकर ने भी जब वो बिल्कुल कही, उन्होंने बिल्कुल लिखा कही। है कि और सावरकर ने उस टाइम पे दो चीजें कही थी। उन्होंने एक तो अपनी पोजीशन क्लियर की थी, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे लोगों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा जो असली देशभक्त थे, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देश के साथ देशभक्ति के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। ओके, अब ये बातें तो आपने जो कही कि ये तो वाकई ये बात सावरकर के बारे में बताई नहीं जाती कि उनके जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना थी उनकी, उसमें माइनॉरिटी राइट्स भी ऑलरेडी उसमें समाहित था। बिल्कुल थे। अब तो ये जो हिंदुस्तान में जो एक खास करके वामपंथी इतिहासकार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तथाकथित सेकुलर वर्ग है, माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो उनको क्यों इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे उनकी वजह से जो है वो। इसका मैं जवाब दूंगा, उसके पहले एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। राइट, 1938 के अंदर जब सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में जब लाहौर गए, तो लाहौर में पत्रकारों ने उनको पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो। उस टाइम पे सावरकर ने जवाब दिया, वो भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। सावरकर ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। माई सेल्फ एंड जिन्ना आर नॉट फेदर्स ऑफ द सेम बर्ड। हम एक ही पक्षी के पर नहीं है। जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशंस फॉर मुस्लिम्स, वेयर आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। अच्छा, बराबर है। लेकिन ये तो उल्टा बताया जाता है कि भाई बिल्कुल सरासर गलत है। जिन्ना और सावरकर 1942 के अंदर लखनऊ के शिया मुसलमानों ने एक रिजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पास किया कि भाई जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। ये शियाओं ने रिजोल्यूशन पास सावरकर ने इसको, जब सावरकर को मालूम पड़ा, उन्हें पढ़ा पेपर के अंदर, तो उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया और लेटर भी लिखा उन मुसलमानों को कि आपका ये जो प्रस्ताव है उसका मैं स्वागत करता हूं। ऐसे प्रस्ताव अगर आते रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है। ये कब की बात है? ये है करीबन 42 की होगी, 1942 की बात है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जो सावरकर जब वो क्रांतिकारी थे उनकी बात और जो चीज़ें थी वो अलग थी और बाद में वो बहुत ही कम्युनल हो गए। बात सही है। ये अगर 1942 में इस तरह की बात सही है ये इसके लिए कि सावरकर ने जो स्पीच दिया था 1909 के अंदर लंदन में, इंडिया हाउस के अंदर एक गैदरिंग हुआ था राष्ट्रभक्तों का, दशहरा का दिन था। उस दिन गांधी जी खुद भी हाजिर थे, गांधी जी भी उस दिन बोले थे, पर मुख्य वक्ता थे उस दिन सावरकर। उस टाइम पे सावरकर ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा जैसे कि एक रेनबो होता है, वो एक शोभा देता है, अलग अलग कलर जो होते हैं, ऐसे हमारे देश के अंदर भी मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, ये हमारे देश की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन जब उनको सजा हुई, जब वो जेल में गए, तो जेल के अंदर उन्होंने देखा कि कई मुसलमान ऐसे थे जो हिंदू कैदियों को कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम के अंदर। जेल के अंदर भी? जेल के अंदर। और जेल के अंदर खिलाफत मूवमेंट, जब वो जेल में थे उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट चल रहा। उस टाइम पे आप देखो कि क्रांतिकारी जेल में भारत से तो आते ही थे और उनकी मुलाकात, भले वो कोठरी में थे, पर खाने के टाइम में मुलाकात तो होती थी उनकी। तो खिलाफत मूवमेंट का भी बहुत बड़ी असर उन पर पड़ी। मुपला रिबेलियन जो हुआ खिलाफत की वजह से, जो मुसलमान की जो एक कट्टरवादी जो एक पूरा चेहरा बाहर निकला, जिसमें मोपला राइट्स हुए, मोपला मुसलमानों ने हिंदू पे जबरदस्त अत्याचार किए केरला के अंदर, ये सब बातें सावरकर के पास पहुंच रही थी जेल के अंदर। जब वो मेरे ख्याल से रत्नागिरी आ गए थे, ओके, है ना। टोटल उनका जो काल है जेल के अंदर वो 14 साल का है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो 14 साल की है, करीबन 10 साल अंडमान के अंदर और करीबन 3.5-4 साल रत्नागिरी। राइट। तो सावरकर के पास, तो सावरकर का जो पूरा देखने का रवैया था मुसलमानों को काफी चेंज हुआ उसके बाद, और उनको ये लगा कि
ये जो हिंदू मुस्लिम एकता एट एनी कॉस्ट वाली जो बात है खतरनाक है साहब। जो गांधी जी का जो स्लोगन था ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता एट एनी कॉस्ट, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता एट हिंदू कॉस्ट। इसका अध्ययन उन्होंने किया। दूसरा कि जो जेल में जो मुसलमान थे जो कन्वर्ट करते थे, मैंने रुकिए, आपने बहुत एक अच्छी बात की, मतलब एक अनोखी बात आपने की कि हिंदू मुस्लिम एकता एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स। हिंदू राइट्स, बिल्कुल, मैंने हिंदुओं के अधिकारों का हनन करते हुए हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात करना, ये गांधी की फिलॉसफी थी। बिल्कुल थी, तो साबित है बिल्कुल। अच्छा, उन्हें कहा नहीं ऐसा, अच्छा, लेकिन उनके सभी एक्शन जो है वो एक्शन इसी टाइप के थे। सिद्धांत जो है हाँ, वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनका ये कहना था उनका। वो ऐसा नहीं कहते थे कि हिंदू इसकी प्राइज देंगे, राइट। वो ये कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, भले उसमें योगदान मुसलमान ना करें, हम हमारे योगदान देना हमको जारी रखना चाहिए। जारी रखना चाहिए। तो वो आखिर बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर। लेकिन ये इसके बावजूद इतनी सारी बातें जब है, तो फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये वामपंथी गैंग, ये हिस्टोरियंस, ये क्यों इनको क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि भारत की एकता और अखंडता का अगर कोई समय बड़ा प्रतीक है देश के अंदर, वो है विनायक दामोदर सावरकर। उससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं है, जिसको बोलते हैं नेशन फर्स्ट इन ट्रू सेंस। और जिसको मैं कहता हूं, मैंने हिंदुत्व की परिभाषा निकाली। हिंदुत्व एक नाम, एक हिंदुत्व कहा गया, लेकिन उसका असली उसका जो अर्थघटन वो है बिन शर्ती राष्ट्रवाद। बिना राष्ट्रवाद विदाउट एनी कंडीशन, जिसमें नेशन सुप्रीम है, बाकी सब सेकेंडरी है, इंक्लूडिंग रिलीजियन। ओके, ये उनका मेन उनकी आइडियोलॉजी है, समझे ना? मतलब राष्ट्र सबसे ऊपर, उसके बाद बाकी सारी चीजें। हाँ, अब जो लोग ये चाहते हैं कि भारत विभाजित रहे, पॉलिटिकल पार्टीज जो स्यूडो सेक्युलर पार्टीज हैं, वो मानते हैं कि भारत विभाजित रहे ताकि उनको मुसलमानों के माइनॉरिटी के वोट मिलते रहे, राइट, है ना? कम्युनिस्ट मानते हैं कि भारत विभाजित रहे तो ही कोई आइडियोलॉजी फैलेगी। और जो पैन इस्लामिस्ट है, बहु इस्लामवादी है, अति वहाबी है, उनका भी यह है, उनकी भी परिकल्पना यह है कि भारत विभाजित रहे और कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद भारत मुसलमान देश बन जाए। तो उन सबके लिए समय बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है वीर सावरकर, क्योंकि वो, और जितनी मुस्लिम वोटों की भूख बढ़ती है समाज में, पॉलिटिक्स के अंदर, उतनी ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म सावरकर की होती है। आप देखें कि 1966 के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने उन पे पोस्टल स्टैंप निकाला, डाक टिकट निकाला। हाँ, डाक टिकट, और उनकी सराहना भी की, है ना? तो 2002 के अंदर जब कांग्रेस के नेताओं ने उनको घेरना शुरू किया सावरकर को, इसके बीच में क्या हुआ था? इसके बीच में एक ही चीज हुई थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण का जो गति वो बढ़ चुकी थी। बढ़ चुका था, सही बात है। तो जितनी मुस्लिम तुष्टीकरण की गति तेज होगी, उतनी आवश्यकता उन लोगों को पड़ेगी सावरकर को बदनाम करने की। लेकिन उसमें एक और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक और चीज हुई कि सावरकर के जो सपोर्टर हैं वो भी उनको ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए। जैसे मैंने कहा कि सावरकर पे अगर बात आती है तो सीधा उनके क्रांतिकारी रोल पे चली जाती है। नहीं, सबसे बड़ी बात आती है कि उन्होंने मर्सी पिटीशन डाल दिया, वो जो है। नहीं, उसके बाद उसमें भी आएंगे, उसमें भी काफी सब झूठी है करीब करीब। सावरकर के सामने जो भी प्रचार है पूरा झूठा ही प्रचार है, समझो आप। सावरकर ने अपनी मर्सी पिटीशन की बात अपनी किताबों में की है। अच्छा, मर्सी उनका जो माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, उसमें भी उसका उल्लेख है। और एक उनकी किताब है मराठी में, अंडमान के अंधेरे से। अच्छा, उसके अंदर तो पूरा उल्लेख है। उन्होंने खुद ये इसके बारे में बताया। सावरकर ने कई बार मर्सी पिटीशन दिया था, क्योंकि वो मानते थे कि क्रांतिकारी का रोल जो है वो जेल में बैठने का नहीं है, जेल से बाहर निकल के फिर से क्रांतिकारी एक्टिविटी स्टार्ट करने का है। राइट, समझे ना? और वो प्रेरणा लेते थे छत्रपति शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन काल में कम से कम 5 माफी पत्र लिखे थे औरंगजेब को, और हर एक माफी पत्र के पीछे एक चाणक्य नीति थी। राइट, और सावरकर ने भी, आप देखें कि सावरकर की जो अरेस्ट हुई लंदन में जैक्सन मर्डर केस के अंदर, वो हुई 1910 में। उनको जो स्टीमर में लाया जा रहा था एसएस मौर्या, वो स्टीमर जब मार्सिलिस नाम की एक पोर्ट है, मार्सिलिस नाम का, फ्रांस में, उसके पास जब वो पहुंचा, 3-4 नॉटिकल माइल दूर होगा, तो उन्होंने उसमें डाइव लगा के वो पोर्ट पे पहुंच गए। और पोर्ट पे उन्होंने जाके कहा कि भाई मैं तो क्रिमिनल नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हूं, मुझे पॉलिटिकल एसिलम दिया जाए। लेकिन वहां पे जो अधिकारी थे पोर्ट के ऊपर, वो ज्यादा समझ नहीं पाए इस बात को। जब वो जहाज वहां पे आया तो वापस सौंप दिया गया उनको। तो उन्होंने भागने का प्रयत्न उस टाइम पे भी किया था। और वो लिखते हैं अंडमान के अंधेरे से
इस किताब के अंदर कि मैंने बाकी सबको भी समझाया कि हमारे जो क्रांतिकारी, दूसरे भी क्रांतिकारी थे वहां पे। अच्छा, दूसरा क्रेडॉक नाम का एक अधिकारी वहां पे आया था, क्रेडॉक, रेजिनाल्ड क्रेडॉक। वो अधिकारी 2 बार आया अंडमान में। ओके। और एक बार ये प्रपोजल लेके आया कि भाई जो यहाँ पे जो बंदी हैं इनको शाम को समुद्र के किनारे टहलने की परमिशन दी जाए। ठीक है ना, कुछ समय के लिए हर शाम। और साथ में लेकिन उसने एक कैविट दिया, उसने कहा लेकिन सावरकर को परमिशन मत देना। ये अगर सावरकर को ये परमिशन दी आपने तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई शिप आएगा, इसके दोस्त वहां पे भी हैं यूरोप के अंदर, कोई शिप आएगा वो सावरकर को उठा के ले जाएगा, लेके चला जाएगा। हाँ जी। तो ये कहाँ मेंशन किया हुआ है? ये बहुत किताब है, एक धनंजय कीरी की किताब है, वीर सावरकर, सब में अच्छी किताब मानी जाती है, उसमें है, कई जगह पे है। ओके। उल्लेख लोगों को उसका वो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है ही, लेकिन उसको उनको दबा दिया गया है। और दूसरा कि जो सावरकर के सपोर्टर हैं उन्होंने भी अध्ययन नहीं किया है। ओके। जब सावरकर पे अटैक होता है तो जो सावरकर के सपोर्टर हैं वो भी क्रांतिकारी सावरकर की बात करते हैं, सावरकर विचारक की बात नहीं करते। सावरकर का महत्व यह है कि भारत पे जितने भी गए 70 साल के अंदर जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जो खतरे आए और भारत को नुकसान हुआ, उन सभी की भविष्यवाणियां वीर सावरकर ने आज से 80-90 साल पहले कर दी थी। तो सावरकर का वो महत्व है, समझा आप जी। ये बताइए कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सावरकर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो अंग्रेज़ों के साथ हो गए, वो अंग्रेज़ों के सेनाओं में लोगों को भेज रहे थे कि भाई आप अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ो। और ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि लोग ये कहते हैं, इसको रिलेट करके जोड़ करके दिखाते हैं कि एक तो सावरकर ने माफ़ी मांगी, जैसा कि आपने बताया कि एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ दिया जाता है कि जो बाहर निकलने के बाद वो अंग्रेज़ों की सेवा कर रहे थे। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? बिल्कुल सरासर गलत एलिगेशन है। सावरकर सैनिकीकरण के समय बड़े सपोर्टर थे कि हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। अच्छा, हिंदुओं का इस हाँ, हिंदू का इसके लिए देखो मैं बताता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। जब शिया लखनऊ के शिया और उनकी दोस्ती हो गई तो शियाओं ने कहा कि हमें हिंदू महासभा में आना है। अच्छा, शियाओं ने कहा कि हिंदू, हाँ, हमको हिंदू ज्वाइन करना है। उस टाइम पे सावरकर ने जवाब दिया, वो समझने लायक है। सावरकर ने देखो ऐसा है कि जहां तक मुस्लिम लीग रहेगी वहां तक एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो हिंदुओं के हितों का रक्षण करे, क्योंकि कांग्रेस वो रक्षण नहीं कर पा रही है। अच्छा। जब मुस्लिम लीग नहीं रहेगा उस दिन हम हिंदू महासभा को भी डिसबैंड कर देंगे। ये बात उन्होंने कही? ये बात उन्होंने कही है। ये तो काफी लॉजिकल बात है। एकदम लॉजिकल बात है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कोऑपरेट करूंगा, आप अगर गौहत्या के सामने बात करते हो तो देशभक्ति की बात है वो, है ना, हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, हर फोरम के अंदर कोऑपरेट करें, लेकिन आपका पार्टी में आना ये ठीक नहीं रहेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि जब तक मुस्लिम लीग है तब तक हिंदू महासभा को रहना पड़ेगा। ये स्पष्ट उन्होंने कहा था। ठीक है, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट का जो मसला हाँ, इसमें तो ऐसा था कि सावरकर सैनिकीकरण के बहुत बड़े हिमायती थे। 1938 में उन्होंने देखा कि जो आर्मी है उस टाइम की ब्रिटिशरों के अंडर, उस आर्मी के अंदर रेशियो वाइज हिंदुओं की संख्या बहुत कम है और मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि 1937 में इन्होंने वार्निंग दे दी थी उन्होंने कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है इसका बड़ा नुकसान देश को होगा, तो उन्होंने एक तरीके से देख लिया था आगे जाके कि विभाजन देश का हो सकता है, समझा ना आप। उनको लगा कि ऐसे टाइम पे जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वही डिसाइड करेगी भारत का फ्यूचर, समझे ना आप। इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं अच्छा ये उन्होंने कहा उसके करीबन कुछ महीनों के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने हिंदुओं से कहा कि देखो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर का उपयोग करके आर्मी में जाइए, आप अपना सैनिकीकरण करिए, है ना, और एक बार बंदूक हाथ में आ जाएगी, बंदूक की नली कहाँ घुमाना है वो आपके हाथ में। अच्छा, आप देखिए कितने बड़े आदमी थे वीर सावरकर। एक साइड उन्होंने हिंदुओं को कहा कि आप भर्ती होइए, दूसरी साइड उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से ही कहा कि आप जाइए इटाली, जर्मनी, और हमारे जो सैनिक पकड़े गए हैं उनको छुड़वा के उनसे एक आर्मी बना के आप अटैक करिए। तो उनकी मतलब 2 pronged स्ट्रेटेजी थी उनकी। एक बात उनको एक साइड उनको ज्वाइन करवाना और बाद में उनका उपयोग ब्रिटिशरों के सामने करना। इसके लिए वो कहते थे कि ब्रिटिश, ये तो बहुत अच्छा वो है एक्सपेरिमेंट कि हम ब्रिटिश खर्चे से हमारा ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये बातें इतिहास की किताबों से क्यों गायब है? उस टाइम पे कांग्रेस ने बड़ी बदमाशी की थी। कांग्रेस ने उनको रिक्रूट वीर कहा था, लेकिन सावरकर क्या थे, सावरकर का एक समझो आप समझना पड़ेगा। सावरकर ये मानते थे कि देश सुप्रीम है,
नेशन इज सुप्रीम, समझे ना आप? तो वो मानते थे कि भले मेरे पे आक्षेप हो, लेकिन अगर मैं देश की सेवा कर रहा हूं तो मैं करता रहूंगा, भले मेरे पे आक्षेप हो। वो ऐसा मानते थे, मतलब वो ही वॉज टोटली फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म। क्योंकि ये अगर रिक्रूट की अगर बात हम करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी बड़े खुल करके वो अंग्रेजों के सेना के लिए हिंदुस्तानियों को जोड़ने की वो मुहिम चला रहे थे। नहीं, गांधी जी ने पहले स्टैंड तो अलग लिया था। हाँ, कि भाई अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करना है, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था उन्होंने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड में तो उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने का था, उस टाइम पे उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था। तो वो उस समय, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी क्या खेल था आप समझो। आप उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब सपोर्ट करेंगे तब आप हमको आज़ादी का प्रॉमिस देंगे, जब ओके, जो ब्रिटेन देने को तैयार नहीं था। हाँ, लेकिन गांधी जी को जो उद्योगपति फंड करते थे वो तो सब पैसे कमा ही रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर से। गांधी जी को जो उद्योगपति सपोर्ट करते थे वो सभी माल बेच बेच के खूब कमाई की उन्होंने। अच्छा, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि क्या सावरकर से कोई गलती हुई है, कोई ब्लंडर ऐसा हुआ जिसको आपको लगता है कि भाई देखिए ये काम उनसे नहीं होना चाहिए? हाँ, देखिए ऐसा है कि दो चीज़ें उनके सामने कही जाती, पर कैसे हम देखें, गलती के रूप में हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। ओके, उन्होंने एक बार ये कहा था कि जो गौ माता है, हाँ, उसको इस तरीके से रिलीजियस इंपॉर्टेंस देना ये साइंटिफिक टेम्पर के विरुद्ध है। मतलब गौ एक उपयोगी जानवर हो सकती है गाय, राइट, लेकिन उसको इस तरीके से रिलीजियस रूप में देखना ये साइंटिफिक टेम्पर के विरुद्ध है, ऐसा एक बार वो बोले थे सावरकर ने, है ना। लेकिन आपके सामने आप हिस्ट्री देखिए, ये दाखला भी उन्होंने दिया है वैसे इस बात को लेके। देखिए मध्यकाल के अंदर जो हिंदू राजाओं की जो लड़ाई हुई मुसलमान आक्रमणकारों के सामने, कई ऐसी लड़ाइयाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, कि जहाँ मुसलमान जो होते थे आक्रमणकार वो गायों को लेके ले आते थे और अपने सामने रख देते थे, और हिंदुएं जो बाण मारना बंद कर देते थे। ओके, तो सावरकर ने ये कहा कि ऐसे समय पे जब वो गाय और देश के बीच में चुनना हो तो आपको देश को चुनना चाहिए। अभी आप पे है, आप कैसे देखते हैं इसको। और दूसरा, ट्रेवेनकोर नाम की एक स्टेट है, गांधी जी ने जब ये कहा कि देश में आर्मी की कोई जरूरत ही नहीं है, गांधी जी ने आजादी के बाद तुरंत एक बार उनका स्टेटमेंट है कि यहां तो पुलिस हो सकती है लेकिन आर्मी की कोई जरूरत नहीं है। तो वीवीएस आयंगर करके वहां के दीवान थे त्रावणकोर के, तो वो तो डर गए एकदम, वो वायसराय काउंसिल में थे, उन्होंने राजीनामा दे दिया कि मेरे को ये तो बड़ा खतरनाक है, आर्मी नहीं होना चाहिए, समझे ना। और उस टाइम पे उन्होंने प्रपोजल फ्लोट किया कि ट्रेवेनकोर एक हिंदू स्टेट है और ये तो एक अलग स्टेट बनने जा रहा है, ये हिंदू स्टेट नहीं है। और उस टाइम पे जो मुसलमानों के सामने जो भारत को कीमत चुकानी पड़ी थी, जो भी राइट्स हुए, आप देखो कि राइट्स को भी कैसे दिखाया जाता है कि देखिए राइट्स भारत में भी हुए और पाकिस्तान में भी हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स। लेकिन हिंदुओं को अगर नुकसान हुआ तो 90% हुआ है, मुसलमानों को 10% से भी कम हुआ होगा, तो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। इतिहासकार क्या करते हैं कि राइट्स दोनों जगह हुए थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राइट्स स्टार्ट हुए तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और नेहरू ने इसको कंट्रोल किया। दिल्ली में राइट्स हुए तो उसको कंट्रोल किया गया, वहां तो कंट्रोल हुआ ही नहीं, समझो आप। वहां तो खुला खेल। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये बिल्कुल गलत है, राइट। तो वीवीएस आयंगर को बात मालूम थी कि अगर आर्मी नहीं हुई तो क्या हालत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हमको भारत में मर्ज नहीं होना है, हमको अलग स्टेट चाहिए। उस टाइम में सावरकर ने उनको सपोर्ट किया था। ओके, पर वो बड़ी परिस्थिति अलग टाइप की थी, आपको उसको देखनी पड़ेगी। उसको आप गलती के रूप में भी देख सकते हो कुछ हद तक। सावरकर के ऊपर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, कई और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वीडियो ये थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम एक और एपिसोड सावरकर के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे, आप तक लेकर के आएंगे। आज जो सावरकर के बारे में जो जानकारी मिली है, उदय महरकर साहब ने अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से ये जो मर्सी पिटीशन के बारे में जो अफवाह फैलाई गई है वो कितना गलत है, किस तरीके से अंग्रेज़ों का साथ देने का जो आरोप लगता है वो एक गलत है। और सबसे बड़ी बात कि जो सावरकर का नेशनलिज्म है उसको जिस तरीके से व्याख्या उदय जी ने की है, उसे लगता है कि अब तक जो सावरकर के बारे में इतिहास की किताबों में लिखा गया वो वाकई अब सवाल के घेरे में है। हम अगला एपिसोड अगले वीक फिर लेकर के आएंगे, जिसमें सावरकर के बारे में और भी कई सारे जो कंट्रोवर्शियल सवाल हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।